नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, नैब की जानिब से चंद रोज़ पहले मौलाना फजल रहमान को 26 सवालों पर मुश्तमिल एक परफॉर्मा सवालनामा भेजा गया था, जिसमें नैब की जानिब से मौलाना फजल रहमान को बाकायदा मुतनब्बे किया गया था, ख़बरदार किया गया था कि इस परफॉर्मे में पूछी गई तफसीलात अगर मौलाना फजल रहमान की जानिब से नैब को फराहम ना की गई तो फिर जो ज़ाब्ते की कार्रवाई मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ बनती है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाज़रीन, होना तो ये चाहिए था कि नैब के इस परफॉर्मे सवालनामे के बाद जो तफसीलात नैब ने मौलाना फजल रहमान से पूछी हैं वो तफसीलात मौलाना फजल रहमान नैब को फराहम करते, लेकिन हुआ यह है कि नैब के इन 26 सवालों के मुकाबले में मौलाना फजल रहमान अपने 26 सवाल जो है वो सामने ले आए हैं। और अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि एक तरफ नैब की जानिब से मौलाना फजल रहमान से पूछे गए 26 सवालात हैं, दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने चेयरमैन नैब से 26 सवालात पूछ लिए हैं। ये 26 सवालात क्या हैं, इसकी तफसीलात तो आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले 3 छोटी अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ में शेयर करना चाहूँगा। एक ख़बर तो ये है कि चंद रोज़ पहले जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए करवाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट से कानूनी आइनी राय मांगी गई थी, इस सदारती रेफरेंस को अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच इस सदारती रेफरेंस पर 4 जनवरी को दिन 1 बजे समाअत करेगा। अटार्नी जनरल को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से बाकायदा नोटिस जारी करके इस केस को, इस सदारती रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से मुतला कर दिया गया है। और जो 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, जो लार्जर बेंच तश्कील किया गया है, इसकी सरबराही नाज़रीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद खुद करेंगे। बेंच में जस्टिस मुशीर आलम को शामिल किया गया है, जस्टिस उमरताब बंदियाल को शामिल किया गया है और उसके साथ साथ जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस याया अफरीदी भी 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। तो 4 जनवरी को सेनेट इलेक्शन के मुस्तकबिल के हवाले से कि आया कि सेनेट का ये इलेक्शन जो आइंदा होने जा रहा है ओपन बैलेट के ज़रिए होगा या जो माजी का तरीक़ाकार है सीकर बैलेट का उसके मुताबिक होगा, तो सुप्रीम कोर्ट इस केस की एक अहम समाअत करने के लिए जा रही है। तो 4 जनवरी को यहाँ पर जो रौनक लगेगी, जो मेला लगेगा, जो भी समाअत होगी इस हवाले से 4 जनवरी को ही आप नाज़रीन को तफसीलात से आगाह करेंगे। दूसरी खबर के हवाले से बात कर लेते हैं। मौलाना फजल रहमान और उनकी सियासी जमात पर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान जो हैं बहुत गरजे हैं, बरसे हैं। इसकी वजह क्या है वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले जो एक सीनियर रहनुमा है मौलाना फजल रहमान की सियासी जमात के अब्दुल गफूर हैदरी, उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें यह बताया गया था कि अगर हमारे पार्टी के कायद को मौलाना फजल रहमान को जो ब्लैक मेलिंग का जो सिलसिला हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया है, ये ब्लैक मेलिंग का सिलसिला अगर ना रुका तो हम GHQ के सामने धरना देंगे, हम आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के घर के सामने धरना देंगे। तो इस बात के ऊपर रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है जनरल रिटायर्ड एजाज अवान की जानिब से। उनका ये कहना है कि ये बात करके कि हम GHQ के सामने धरना देंगे, आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के घर के सामने धरना देंगे, ये अब्दुल गफूर हैदरी की जानिब से थर्ड क्लास बात की गई है। इनकी ये मजाल कैसे हुई कि इस किस्म की बात करें, GHQ के सामने, आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के घर के सामने धरना देने की बात करें। इनसे जो सवाल पूछा जा रहा है, जो नैब इनसे सवाल पूछ रहा है कि आपने मौलाना फजल रहमान ने अपने असासे किस तरह से बनाए, ये प्रॉपर्टीज़ किस तरह से ख़रीदी, इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनके ज़राए आमदन क्या है, ये इस बात का जवाब दें। बजाय इस बात का जवाब देने के ये एक तरफ तो कहते हैं कि ये ब्लैक मेलिंग जो है वो हुकूमत की जानिब से की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके पार्टी से निकाले गए जो अरकान हैं उनके बयानात पर जो है वो मौलाना फजल रहमान को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इस्तेहसाल किया जा रहा है। तो एक तरफ ये बात करते हैं, ये जवाब नहीं देते जो नैब की जानिब से सवालात पूछे जा रहे हैं, दूसरी तरफ इनकी जानिब से इस किस्म के थर्ड क्लास बातें की जा रही हैं। तो इनकी क्या मजाल है कि ये आर्मी चीफ के घर के सामने या GHQ के सामने धरना देने की बात करें। नाज़रीन, ये जो रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया जनरल रिटायर्ड एजाज अवान की जानिब से, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौलाना फजल रहमान और उनकी सियासी जमात के और उनकी जमात के जो मजहबी रहनुमाओं की जानिब से जो बयानात दिए जा रहे हैं उस पर किस किस्म का रद्द-ए-अमल जो है वो गम गुस्सा जो है वो फ़ौज में पाया जाता है। इसका आप अंदाज़ा जो है वो जनरल रिटायर्ड एजाज अवान के इस बयान से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीसरी जो हमारी खबर है वो नाज़रीन ये है कि अब सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से जो 2 इस्तीफ़े उन्हें मौसूल हुए थे, डॉक्टर सजाद अवान का और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का, 31 जनवरी तक ये इस्तीफ़े मंजूर करने की डेडलाइन जो है वो फराहम की गई थी स्पीकर चैम्बर की जानिब से। लेकिन नाज़रीन, ये इस्तीफ़े एक्सेप्ट करना स्पीकर कौमी असम्बली के लिए इतना आसान नहीं होगा। और अगर वो इन इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और दोनों अरकान असम्बली इन इस्तीफ़ों के हवाले से अपना मौक़िफ़ देने के लिए स्पीकर चैम्बर के पास नहीं जाते, स्पीकर असद कैसर के पास नहीं जाते,
तो ये इस्तीफ़े अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं तो ये इस्तीफ़े एक्सेप्ट करने के बाद जो असद कैसर साहब हैं, जो नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं, उन्हें भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। क्यों कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, इस हवाले से मैं नाज़रीन को पहले भी बता चुका हूँ। वो ये है कि ये इस्तीफ़े अपने हाथ से लिखकर इन दोनों अरकान की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाए नहीं गए, बल्कि ये तो दोनों जो अरकान हैं इन इस्तीफ़ों के हवाले से लाताल्लुकी का इज़हार कर रहे हैं कि हमने ये इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली के पास भेजे नहीं है, ये किसने भेजे हैं इस हवाले से हम मुकम्मल तौर पर लाइलम है। लेकिन जो कानूनी तरीक़ाकार है, जो इसमें टेक्निकलिटीज़ आ रही हैं, वो ये है कि जो हमारी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम के साथ बात हुई थी, कल वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से शेख रशीद की जानिब से भी बात की गई थी कि अगर इस्तीफ़े देने हैं तो ज़रूर दें, लेकिन हाथ से लिखे हुए इस्तीफ़े दें। अगर इस्तीफ़ा हाथ से लिखा हुआ नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता। कानून के मुताबिक अदालती फ़ैसले यहाँ पर मौजूद हैं इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट करने के हवाले से। ये जो दो इस्तीफ़े हैं, जो डॉक्टर सजाद अवान का है और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का है, जो ख़ुद डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं, इन इस्तीफ़ों को अगर स्पीकर असद कैसर एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हें बहुत सारी कानूनी पेचीदगियों का, कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों अरकान जो है उनके ख़िलाफ़, इस इक़दाम के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं, बल्कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की जा सकती है। तो ये इतना आसान नहीं होगा स्पीकर कौमी असम्बली के लिए इन इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट करना। गो के सिर्फ 31 दिसंबर तक ये डेडलाइन बाकी रह चुकी है, आज 29 दिसंबर है, 2 दिन बाकी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं होगा स्पीकर कौमी असम्बली के लिए इन इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट करना, जो कि टाइप करके भेजे गए हैं, जो हाथ से नहीं लिखे गए। तो ये नाज़रीन हमारी 3 छोटी छोटी खबरें थीं। अब जो मौलाना फजल रहमान ने 26 सवालात पूछे हैं, आप ये 26 सवाल सुन के नाज़रीन हैरान हो जाएंगे कि किस किस्म के सवालात जो हैं मौलाना फजल रहमान की जानिब से चेयरमैन नैब से पूछे गए हैं। एक सवाल तो ये पूछा गया आर्मी चीफ के असासों के हवाले से, उनके कितने असासे हैं, उन्होंने ये असासे कहाँ से बनाए हैं। दूसरा ये सवाल पूछा गया है कि उन्होंने जो बंगला बनाया है, इतना लग्जरी किस्म का बंगला, इसके लिए उनके पास पैसे कहाँ से आए। तीसरा सवाल परवेज़ मुशर्रफ के असासों के हवाले से, उनके बैंक अकाउंट्स के हवाले से पूछा गया है। चौथा जो सवाल पूछा है वो साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड इशफाक परवेज़ कियानी के असासों के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो ऑस्ट्रेलिया में एक मुबैयन तौर पर उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वहाँ पर उन्होंने कोई जज़ीरा ख़रीदा है, उस हवाले से पूछा गया है कि क्या आपने इस हवाले से कोई तहकीकात की हैं। आसिम सलीम बाजवा साहब के असासों के हवाले से सवाल पूछा गया है। आगे चल के फ़ौज के जो बजट है उस पर सवाल उठाया गया। हालांकि ये मामला तो पार्लियामेंट में डिस्कस करना है, कहा है कि अगर आपके जो फ़ौज को हुकूमत फ़ंड्स फराम करती है, जो सालाना बजट फराम किया जाता है, अगर हुकूमत को एतराज़ है, अगर सियासी जमातों को एतराज़ है, तो पार्लियामेंट में ये मामला डिस्कस कर लें कि फ़ौज के बजट का ऑडिट जो है वो, उसकी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में पेश की जानी चाहिए। लेकिन इस पर तो माजी में कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी भी हुकूमत की जानिब से, किसी सियासी जमात की जानिब से इस किस्म का मुतालबा सामने नहीं आया। अगला जो सवाल पूछा गया है, छठा सवाल, कि पाकिस्तान को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर मिले अरबों रुपए की जो डॉलर थी वो रकम कहाँ चली गई। आठवां सवाल पूछा गया, मौजूदा और रिटायर्ड ब्रिगेडियर और जनरल, जिनमें जनरल फैज़ हमीद भी शामिल हैं, उनके नाम पर जो हज़ारों एकड़ सरकारी ज़मीन की अलाटमेंट है वो किस कानून के तहत की गई है। 9वां सवाल भी पूछा गया, वो भी आर्मी के अफसरान के हवाले से है। 10वां सवाल पूछा गया साबिक़ वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज़ अवान के हवाले से कि उन्हें जो 4000 कनाल ज़रिए अराज़ी जो है उनके नाम पर है, क्या उन्हें यह विरासत से मिली है, इस हवाले से क्या नैब ने कोई तहकीकात की है। 11वां सवाल पूछा गया वज़ीर आज़म इमरान खान के 300 कनाल के बनी गाली के घर के हवाले से, और उसे इस सवाल में मौलाना फजल रहमान की जानिब से महल लिखा गया है। ये लिखा गया है कि इमरान खान का 300 कनाल का बनी गालिया का महल कहाँ से आया, टैक्सेस और बिजली का बिल क्यों नहीं दिए जाते, और माहाना करोड़ों रुपए के अखराजात कौन उठाता है। 12वां सवाल, इमरान खान की बहन अलीमा खान के अकाउंट में अरबों रुपए कहाँ से आए, इसके खिलाफ तहकीकात क्यों बंद की गई। वैसे मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि जहाँ इमरान खान साहब एहतसाब की बात करते हैं तो इस मामले को भी मंतकी अंजाम को पहुँचाएँ, क्योंकि सियासी जमातों की जानिब से अलीमा खान के मामले को उछाला जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो इसकी भी जब तक तहकीकात नहीं होंगी तो ये मामला इसी तरह से सियासी तौर पर पोलिटिसाइज होता रहेगा। 13वां सवाल पूछा गया पेशावर BRT और बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से कि अरबों रुपए का इसमें गबन किया गया, इसकी तहकीकात को क्यों बंद कर दिया गया। 14वां सवाल पूछा गया है जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनियों से मुतल्लिक के जहांगीर तरीन के जो असासे हैं वो इमरान खान की हुकूमत में उन असासों में क्यों इजाफा हुआ है, और चीनी जो है वो 67 रुपये में क्यों जो है वो फ़रोख्त की गई है जहांगीर तरीन की जानिब से हुकूमत को। आगे चल के जो 15 सवाल पूछा गया, बल्कि 14वां सवाल पूछा गया, वो है वफाकी वज़ीर खुसरू बख्तार के हवाले से कि नैब ने उनके खिलाफ, उनके नैब का खुसरू बख्तार के साथ क्या खुफिया मुआहिदा हुआ है कि उनके और अलीम खान के खिलाफ जो तहकीकात चल रही थी उन्हें बंद कर दिया गया है।
15वां सवाल ये पूछा गया। इसके बाद बाकी अभी 11 सवाल बाकी हैं। आप नाज़रीन ये जाना नहीं है, मेरे साथ रहना है। ये सवाल आप सुन लें और फिर इस बात को सारी को हम सम अप भी करेंगे। 15वां सवाल ये पूछा है कि काबीना में बैठे अली अमीन गंडापुर जो कि मुखालिफ हैं, जिन्होंने मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, ये पूछा गया कि अली अमीन गंडापुर ने 2009 में अपने नाम पर हज़ारों कनाल जो ज़रिए राजी ख़रीदी वो कहाँ से ख़रीदी, और उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं लतीफ़ुल्लाह नियाज़ी के नाम पर रजिस्टर्ड 28 करोड़ और 16 करोड़ के जो 2 बंगले हैं वो कहाँ से आए हैं। 16वां सवाल, मेगा करप्शन के डीलर कहा गया है परवेज़ खट्टर को और अरशद कैसर को, स्पीकर कौमी असम्बली को, कि उनके खिलाफ जो अरबों रुपए के जो मुबैना तौर पर मामलात हैं उन्हें क्यों जो है वो माफ़ कर दिया गया है। 17वां सवाल ये है कि पीटीआई गवर्नमेंट के आते ही चौधरी बरादरान फिरदौस आशिक अवान, चौधरी सरवर, मियाँ महमूद रशीद, जुल्फ़ी बुखारी, नज़र मोहम्मद गोंदल और यास्मीन राशिद के खिलाफ जो तहकीकात हैं उन्हें क्यों फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। 18वां सवाल, वफाकी वज़ीर मुराद सईद, शफ़कत महमूद, फवाद चौधरी, शेख रशीद, रज़ाक दाऊद, मोहम्मद सरवर ने वजारतों में करोड़ों रुपए का नुकसान जो पहुँचाया है, कौमी ख़जाने को जो नुकसान पहुँचाया है, जिसकी रिपोर्ट काबीना में भी पेश की गई थी, नैब की जानिब से इन मामलात पर नोटिस क्यों नहीं लिया गया। 19वां सवाल पूछा गया है कि वजारत ख़जाना के जो वज़ीर हैं हफीज़ शेख, जो जरदारी के दौर में भी वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी, और उन पर मुश्तरका करप्शन केसेस थे, इनको क्यों बरी किया गया है। यानी ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तो तहकीकात चल रही हैं, उन्हें क्यों बरी नहीं किया गया और हफीज़ शेख को क्यों बरी कर दिया गया है, ये सवाल पूछा गया है। 20वां सवाल पूछा गया कि कोरोना के नाम पर मिलने वाली अरबों रुपए की इमदाद कहाँ गई, जबकि वज़ीर आज़म के पास सिर्फ 250 अरब रुपए का रिकॉर्ड है। 21वां सवाल, पीटीआई गवर्नमेंट के आते ही 30 सालों के कर्ज़ों से ज़्यादा कर्जा है मौजूदा हुकूमत की जानिब से लिया गया, जबकि मुल्क में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, इसका जवाब भी दिया जाए। 22वां सवाल, नैब आइन के मुताबिक मुल्क के आला ओहदों पर बैठे जर्नल, जजेस, इलेक्शन कमीशन के अरकान और ब्यूरोक्रेट्स के असासे कौम के सामने वाज़े हों, यहाँ मुकम्मल इसकी खिलाफ वर्जी क्यों की जा रही है। 23वां सवाल पूछा गया कि बलोचिस्तान, फाटा और केपीके के मुतअद्दिद इलाकों से निकलने वाली मादियात कहाँ जाती हैं, मादनियात कहाँ जाते हैं, इसका पैसा किसको मिलता है। 24वां सवाल है नाज़रीन, इसके बाद सिर्फ 2 सवाल बाकी रहते हैं। मैं समझता हूँ कि आप बोर हो रहे होंगे। 24वां सवाल यह है कि डैम फंड के नाम पर कौम से इकट्ठा किया जाने वाला 1300 रुपए का फ़ंड कहाँ गया। वो सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा है, सबको पड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे नेशनल बैंक में इन्वेस्ट कर दिया है ताकि ये पैसा पड़े पड़े डिवैल्यू ना हो जाए बल्कि बढ़ता रहे। कल को अगर हुकूमत डैम बनाने के हवाले से ये रकम तलब करती है तो ये रकम जो है वो डिवैल्यू के साथ जो है हुकूमत को फराहम ना की जाए, बल्कि इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, इसकी वैल्यू बढ़ चुकी हो, इसमें इजाफा हो चुका हो और एक बड़ी ख़तीर रकम जो है हुकूमत के हवाले की जाए। इस सोच के साथ इस रकम को इन्वेस्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। 25वां सवाल यह है कि मौजूदा बजट पेश होने से पहले ही 6 बिजनेसमैन के जो टैक्स हैं उसमें 300 रुपये किस कानून के तहत माफ़ किए गए थे। ये बड़ा अहम सवाल है। वैसे मैं ये समझता हूँ अगर किसी को 300 रुपये माफ़ किए गए हैं तो क्यों किए गए हैं, इसका जवाब आना चाहिए। 26वां सवाल यह है कि चेयरमैन नैब साहब इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अपने आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के वालिद के जो असासे हैं उसे पूरी कौम के साथ लाएं ताकि आपकी कारकर्दगी बिला एतराज़ और बेदाग रहे। तो ये सवाल उठाए गए हैं। होना तो ये चाहिए था कि आप बजाय दूसरों पर सवालात उठाते, ये सवाल आप उठा सकते थे, उस वक्त उठा सकते थे जब आपसे जो नैब ने सवालात पूछे हैं कि आपने ये असासे किस तरह से बनाए हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इतनी प्रॉपर्टीज़ आपने कैसे परचेज़ कर ली, और अगर ये इल्ज़ामात मौलाना फजल रहमान पर लगाए जा रहे हैं तो उन इल्ज़ामात को रिफ्यूट करने के हवाले से, मुसरत करने के हवाले से तफसीलात नैब को फ़राहम करते, और जब ये तफसीलात मौलाना फजल रहमान की जानिब से फ़राहम कर दी जाती तो फिर यह मौलाना फजल रहमान तमाम सवालात पूछने के हवाले से हक बजानिब होते। लेकिन चूँकि मौलाना फजल रहमान नहीं चाहते, उनकी जानिब से तो कह दिया गया है कि अगर नैब ने बुलाया तो वो खुद अकेले पेश नहीं होंगे, उनकी पूरी जो सियासी जमात है वो नैब के दफ्तर में जाके पेश होगी और इस नोटिस को, इस सवालनामे को, इस परफॉर्मे को हम रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं, ये तो वाज़े कर दिया गया है। लेकिन देखते ये हैं कि ये 26 सवाल तो मौलाना फजल रहमान की जानिब से आगे हैं, लेकिन जिन 26 सवालों के जवाब मौलाना फजल रहमान की जानिब से नहीं दिए गए उस पर नैब जो है वो क्या ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाता है। तो फिलहाल नाज़रीन इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।